जय हिंद। हम अक्सर सुनते हैं ब्लैक मनी, हुंडी बाजार, हवाला बाजार, मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स हेवन कंट्री, ग्रे लिस्ट, ब्लैक लिस्ट। आखिर ये सब है क्या? काफ़ी ये सब दिमाग से अक्सर बाउंस कर जाता है कि भाई ये सब तो सुनते हैं न्यूज़पेपर में, टेलीविज़न में, लेकिन ये चीज़ समझ में ये नहीं आता है यार, ये सब चल क्या रहा है। तो काफ़ी आसान चीज़ दोस्तों, और इसको आसान और देसी भाषा विशुद्ध हिंदी में इसको समझते हैं और चलते हैं टॉपिक के ऊपर। अब मन में एक जिज्ञासा बनती है कि काला धन कहेंगे किसको। समझिए, जिस पैसे पर टैक्स सरकार को हम नहीं देते उसी पैसे को ब्लैक मनी कहते हैं, सीधा सीधा भाषा में। आज प्रायः देश में सालाना 5 लाख आमदनी से ऊपर वाले को टैक्स लगाया गया है। उससे कम वाले को कोई टैक्स नहीं देना है। कोई भी टैक्स आज 2 प्रकार की रह गई है भारत में, एक जीएसटी के रूप में है और दूसरा इनकम के रूप में है। इसे उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए हम एक पेशेवर शिक्षक हैं, सरकार हम पे जीएसटी के नाम पे 18% कर लगा देगी, 2% गेटवे बोलकर बैंक ले जाती है और लगभग 30% इनकम टैक्स लगता है। समझिए, कुल मिलाकर 50% ये हो जाता है। मान कर चलिए हमारे कमाई का 50% यानी लगभग आधा सरकार कर के रूप में वापस ले लेती है। इस कैलकुलेशन से आपको थोड़ा बहुत अब समझ में आ रहा होगा कॉन्सेप्ट। अगर हम या आप 1 करोड़ भी कमा लें तो उसका आधा यानी 50 लाख सरकार वापस खींच लेती है टैक्स के रूप में, या किसी न किसी मद में दिखाकर, बोलकर। पर बदकिस्मती से आपका स्वास्थ्य खराब होता है। आप कितने भी बड़े टैक्स पेयर हैं, इस भारत देश में आपके लिए कोई विशेष व्यवस्था नहीं रखती है सरकार आपसे कोई मतलब नहीं रखती है। जितना जन कल्याण के लिए सरकार सबके लिए खर्च करती है उसी में आपको शामिल कर लेती है, चाहे वो हॉस्पिटल हो या जो भी हो। पर आजकल की सरकार वोट बैंक के लिए जातिगत योजना ला रही है। समझिए, उनके हिसाब से अब गरीबी और बीमारी भी जाति देख कर आती है। देख लो आजकल की योजनाओं को, आसमान में भी चले जाओ, क्या क्या मांगेगा तब पता चलेगा ये जाति से कैसे स्वास्थ्य भी जाति देख के अब आने लगा। खैर चलो, ये तो डिफरेंट टॉपिक है। अपने टॉपिक पे चलते हैं। सरकार ये जो आधी पैसा वापस खींच लेती है, यह कुछ गवारा सा नहीं लगता। लोगों के मन में आता है कि हम अपनी ही कमाई का, अपने मेहनत और ईमानदारी से की हुई कमाई का आधा सरकार को क्यों दें। भैया, कोई 20 करोड़ मेहनत से कमाए और जाके उसमें से 10 करोड़ सरकार ले ले, ये कितना भयानक गेम है आप समझो। सरकार आपके दिए टैक्स को जाति विशेष वोट बैंक या फिर वो घोटाला कर ले या किसी योजना के रूप में खर्च दिखा दे, आपको उससे कोई मतलब नहीं होता है। एक आम जनता को सरकार क्या कर रही है इसमें झांकने तक नहीं देती है। एक बात समझ लो, देश के जो भी अमीर वर्ग हैं, उद्योगपति हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उन्हीं के दिए टैक्स से आज लोक कल्याणकारी योजना चल रही है भारत में। राशन कार्ड पे 2 रुपए चावल गेहूँ ले लो या 4 रुपए की कोई और वस्तु, कोरोना की वैक्सीन बना लो, कुल मिलाकर वही टैक्स है भैया जो गाहे बगाहे हमारे देश को चलने में, आगे बढ़ने में मदद दे रहा है। और सरकार अच्छी तरह चल सके इसके लिए ईमानदारी से टैक्स देना भी जनता को जरूरी है। मान लो हम एक मेहनती बिजनेसमैन हैं, तो हम गलत ढंग से तो चोरी चकारी करके पैसे कमा नहीं रहे हैं, फिर भी टैक्स हमें देना ही होगा। और नहीं दिया टैक्स तो वही हो गया ब्लैक मनी। इसी ब्लैक मनी को सरकार से छुपाकर इधर का पैसा उधर, इसका टोपी उसके सर करने का जब गोरख धंधा फैलने लगा, इसी को लोग जानते हैं मनी लॉन्ड्रिंग, हुंडी बाजार, हवाला बाजार। ये सब कॉन्सेप्ट यहीं से शुरू होता है। तो समझते हैं पहले ये हवाला क्या है, हुंडी बाजार क्या है। समझिए, पैसे के अनियमित हेरफेर को ही हवाला बाजार के नाम से जानते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई अमेरिका से भारत में पैसा भेज रहा है, मान लेते हैं पैसा टैक्स के दायरे में है, तब तो उसे पैसा देना ही पड़ेगा भैया। टैक्स के दायरे में नहीं है तब कोई बात नहीं। तब क्या होगा कि 5 लाख तक तो ठीक है, टैक्स के दायरे में नहीं आता है, पर कोई 5 लाख से ऊपर का पैसा भेज रहा है, 5 लाख तक का तो ठीक है, कोई बात नहीं है, टैक्स के दायरे में तो है ही नहीं, तो भाई वो टैक्स चोरी क्यों करेगा। पर कोई 20 लाख किसी को भेजेगा और 20 लाख से कम टर्नओवर वाले को जीएसटी नहीं लगना है। सारा खेल इस स्लैब के ऊपर वाले लोग खेल रहे हैं। समझिए कैसे। इस टैक्स को डिटेल में सेपरेट वीडियो में समझ लेंगे कि ये क्या टैक्सेशन क्या है, जीएसटी क्या है, इसको एक सेपरेट वीडियो में समझ लेंगे। समझो, अमेरिका से पैसा भेजेगा तो कैसे, कोई बैंक का अकाउंट तो चाहिए भेजने के लिए, और बैंक में कहीं से भी कोई पैसा जैसे ही क्रेडिट होता है सरकार को पता चल जाता है। कारण बैंक अकाउंट में व्यक्ति का आधार, पेन सभी कुछ रजिस्टर्ड है केवाईसी के तहत। किसने किसको कहां से और कितना पैसा भेजा है सारा रिकॉर्ड ऑनलाइन पता चलते रहता है। तो सरकार मुंह फाड़े नजर गड़ाए रहती है कि कौन कौन दायरे में है। अगर नहीं है तो भैया कोई बात नहीं, अगर हो तो टैक्स दो। ऐसे भी हैवी ट्रांजैक्शन वालों पर सरकार और बैंक की पैनी नजर होती है दोस्तों।
छोटे छोटे ट्रांजैक्शन वालों पर तो बैंक ध्यान ही नहीं देती है। यहाँ बैंक कौन, बैंक मतलब यहाँ सरकार। भैया बैंक से हमारा हम सबका आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ लेके बैंक पहले ही से बैठा हुआ है कि कौन कहाँ किसका अकाउंट है हमारे पास। से हमारी सभी प्राइवेसी सरकार जान जाती है। इसी को साइड करने के लिए कॉन्सेप्ट आता है हवाला का। हवाला यानी हुंडी बाजार। और ये है क्या हवाला, इसे ध्यान से समझिए। मान लेते हैं कबरू अमेरिका में नौकरी करने गया और भारत के चमटू को कुछ पैसा भेजना चाहता है, पर बैंक से भेजेंगे तो वो पकड़े जाएंगे। फिर यह बाजार में बैठे कुछ अवैध एजेंट के शरण में जाते हैं। ये लोग बाजार में अपना ठिकाना और नेटवर्क बना के बैठे हुए हैं। कई देशों में इनका जाल बिछा हुआ है, सारा नेटवर्क फैला हुआ है। पूरा व्यापार ट्रस्ट पे चल रहा है, यानी विश्वास का लेन देन है। लेन देन पर कोई प्रूफ नहीं होता है। ये लोग न देता है न लेता है। अब क्या करेगा, अमेरिका में कबरू बैंक ना जाकर इसी हवाला एजेंट के पास चला जाता है अपना पैसा लेके। भैया ये लो 20 करोड़ और भारत में जो चमटू है उसको पहुंचा दो। कारण वह एजेंट थोड़ी बहुत फीस लेकर यह काम कर देगा, पर बैंक जाएगा तो भैया बैंक में जो टैक्स का स्लैब है उस हिसाब से उसे पैसा देना होगा। यही कारण से ये हवाला एजेंट के पास चला गया। अब वो एजेंट चमटू का 20 करोड़ लेकर उसको एक कोड दे देता है, एक कुछ सिंबल दे देता है, एक कोड नंबर टाइप का कुछ दे देता है और कहता है कि तुम ये सीक्रेट कोड अपने जो चमटू है तुम्हारा भारत में जिसको पैसा चाहिए उसको बता दो। कारण भारत का हवाला एजेंट उस चमटू को पेमेंट देने से पहले यही सीक्रेट कोड पूछेगा, फिर पेमेंट देगा। ये कोड सिर्फ चमटू और कबरू के बीच रहता है। चमटू का 20 करोड़ मिल जाएगा जो कबरू ने अमेरिका से भेजा है एजेंट के माध्यम से। हालांकि ये 20 करोड़ रुपया अमेरिका में ही रह जाएगा, हवाला एजेंट के पास ही रह जाएगा और इस कोड नंबर से भारत के चमटू को भुगतान कर दिया जाएगा ये 20 करोड़ रुपया। और ये भारत के एजेंट को बोलेगा तुम ये कोड नंबर अपने दोस्त जिसको तुमको पैसा भेजना है, ये कोड नंबर सीक्रेट कोड नंबर अपने दोस्त को बता दो जो भारत में जिसको तुम भेज रहे हो। पैसा तो अमेरिका में ही रह जाता है, वो तो भारत आता ही नहीं है। कारण यह उन दोनों के बीच का अपना व्यापार और समझौता है। इस प्रकार बैठे बैठे वही पैसा भारत के चमटू तक पहुंचा दिया जाएगा वही सीक्रेट कोड को पूछकर। इसी लेन देन को हवाला या हुंडी बाजार बोला जाता है। आप देखेंगे ना मिडिल ईस्ट, सऊदी अरब, अन्य खाड़ी देश से भारत में कई प्रकार के पैसे का लेन देन सुर्खियों में रहता है अक्सर। भैया कौन किसको क्या और कितना कहाँ से भेज रहा है सरकार को कुछ पता ही नहीं चलता। अब मुख्य बात समझिए, यहाँ बात टैक्स की चोरी की होती तब तो कोई बात नहीं थी कि भैया चलो तुम टैक्स की चोरी कर रहे हो। समस्या तब हुआ इस माध्यम से आतंकियों को डायरेक्ट फंडिंग की जाने लगी भारत में और इसका प्रूफ सरकार को मिल गया। इसलिए ये सब तो बिल्कुल ही गलत हरकत है। अब समझते हैं कि अब उसका क्या हुआ। 20 करोड़ तो ठीक है भारत के चमटू को मिल गया एजेंट के माध्यम से, हवाला एजेंट के माध्यम से, लेकिन वो 20 करोड़ जो चमटू लेके गया था वो कैश पैसा तो अभी तक अमेरिका में ही है, उसी के एजेंट के पास रखा हुआ है। वो भारत तो आया नहीं, लेकिन भारत में उसको भुगतान तो मिल गया, पर वो कैश पैसा अभी है अमेरिका में ही। पर चमटू को जिसने पेमेंट किया था भारत में भैया उसको तो भी तो 20 करोड़ चाहिए। वो तो ठीक है उन लोग अपना पैक्ट समझौता के तहत इसको 20 करोड़ दे दिया सीक्रेट कोड पूछ के भारत, पर उसका 20 करोड़ तो अभी मिला नहीं है। अब उसको अपना 20 करोड़ भी तो चाहिए कि नहीं चाहिए। और यही जो पैसा चाहिए यहीं से शुरू होता है अब मनी लॉन्ड्रिंग कॉन्सेप्ट। समझिए क्या है ये मनी लॉन्ड्रिंग। इस मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब ही है पैसे को धो देना। लॉन्ड्री में जाके क्या करते हो, कपड़े को धुलवाते हो, तो भैया यहाँ भी इसी कॉन्सेप्ट को समझो। एक तरह से ये लोग पैसा को धोने का काम करते हैं। समझिए मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब ही है ब्लैक मनी, वो ब्लैक मनी जिस पर टैक्स बचाकर पैसा को भेजा गया था उसे व्हाइट बनाने के प्रोसेस को ही मनी लॉन्ड्रिंग का नाम दिया गया। हवाला एजेंट से पैसा एक दूसरे तक पहुंचा दिया गया। अब जिसने भुगतान किया वह अपना पैसा कैसे पाएगा, पैसा तो उसको चाहिए। इसके लिए कई देखेंगे ना आप, इसके लिए एकदम खोखला कंपनी, एकदम सेल कंपनी खोल दिया जाता है, डमी कंपनी दिखाने वास्ते। गौर करेंगे ना कहीं कहीं एक तो बोर्ड लगा देगा एक कमरे में और 2-4 फाइबर का टूटा फूटा चेयर, 1-2 पुराना खराब कंप्यूटर लगा के वो शो कर देता है कि हम एक कंपनी खोले। ये लोग इस कंपनी में क्या करते हैं, कंपनी खोल के बैठ जाते हैं टेबल कुर्सी लगाकर और बोल देते हैं ये हमारा कंपनी है। अब इसमें FDI के तहत इन्वेस्टमेंट कराना शुरू कर देते हैं। मान लीजिए कबरू का 20 करोड़ तो ठीक है जो अमेरिका से भेज रहा था चमटू को, पर ऐसे ऐसे कई कबरू गबरू टबरू खबरू बहुत सारे ABCD लोग हैं। पैसा कुल मिला के अरबों खरबों में चला जाता है। इतने सारे लोगों का बल्क अमाउंट जो उसके पास जमा है हवाला एजेंट के पास, अब उस हुंडी एजेंट के पास इतना सारा रकम कैश पैसा जमा हो जाता है। मान लीजिए ये 200 करोड़ हो गया। ये लोग अब क्या करेंगे, अलग अलग कंपनी को 50-50 करके भेज देते हैं। देख लीजिए इस प्रकार उसका पैसा पहुंच गया। बाद में बताया जाता है कि यह कंपनी तो खिलौना बना रही थी भैया, वो तो लॉस में चली गई, उसका पूरा पैसा डूब गया। लो बेटा जो अब कंपनी था ही नहीं वो लॉस में कैसे चला गया यार। इसी टैक्स चोरी के रकम को व्हाइट किया जाता है इस सेल कंपनी को खोलकर।
डमी फर्म खोल के। एफडीआई पर कोई टैक्स नहीं है। अब उधर देखो, अमेरिका से जो 20 करोड़ भेज रहा था कबरू भारत के चमटू को, वो भी अपना पैसा बचा लिया सरकार से, अपना टैक्स इतना और हवाला एजेंट के माध्यम से पैसा लेकर कहानी क्लोज कर दिया। यही है मनी लॉन्ड्रिंग कॉन्सेप्ट। अब इसके कई रास्ते हैं, सबसे पॉपुलर रास्ता यही माना जाता है, हालांकि और भी इसके कई रास्ते। फिर एक समय ऐसा आया कि इसमें भी इन लोगों को दिक्कत आने लगा, इस हुंडी बाजार के एजेंटों को। कारण एफडीआई में कौन कौन पैसा लगा रहा है ये अमेरिका की सरकार भारत की सरकार को बताने लगी। इस प्रकार यह एक भयानक दिक्कत उनके सामने आ गई। के लिए विश्व में कई ऐसे देश हैं जो गरीब हैं, जिनके पास अपना इकोनॉमी का कोई सोर्स नहीं था, वो ऐसे देशों को तलाशने लगे, उन्हें वो देश मिल भी गए। अब जिस देश के पास रेवेन्यू जनरेट करने का कोई अच्छा सोर्स नहीं है, वो क्या करेगा, वो सब देश क्या किए कि इसी हवाला एजेंट से सांठगांठ कर लिया। अब इसमें देखेंगे ना, स्विट्जरलैंड इसमें सबसे आगे है। यही सब 3-5 करता है स्विट्जरलैंड, और सबको कहता है ठोक बजा के कि भाई हम अब कौन हमारे यहाँ पैसा दे रहा है, हम किसको दे रहे हैं, कौन कहाँ का पैसा कहाँ जा रहा है, हम किसी को नहीं बताएंगे। किसी देश का पीएम प्रेसिडेंट तक को नहीं बताएंगे कि पैसा भेजा कहाँ गया है। इसलिए टैक्स चोरी का अधिकांश पैसा पहले स्विट्जरलैंड भेज दिया जाता है। कच्चा पैसा, जिसे कैश पैसा कहते हैं ना, कच्चा पैसा आम भाषा में कहते हैं इसको कच्चा पैसा। देखेंगे ना, कोई शिप से व्यापार का कोई कंसाइनमेंट चला, अब आगे का पता चला 20-30 बॉक्स में कंटेनर में तो ठीक है सामान भरा हुआ है, उसके अंदर वाले कंटेनर में खाली कैश भरा हुआ है। कई बार ये पकड़ाया भी है छापेमारी में। तो इसी शिप के माध्यम से छुपा कर पैसा भेजा जाता है, कैश पैसा इधर से उधर किया जाता है। लोग इधर सैकड़ों लोगों के नाम से गलत बैंक अकाउंट खोलकर पहले से बैठे हुए हैं। अमेरिका को पैसे जापान, अब क्या ये लोग देखो, ये लोग सरकार को भटकाने के लिए क्या करता है, अमेरिका से पैसा भेज देगा पहले जापान, जापान से भेज देगा ब्रिटेन, ब्रिटेन से कभी भेज देगा मान लो कभी साउथ अमेरिका का कोई कंट्री में। अब ये पैसा कहाँ ये लोग भेजता है, इधर का पैसा इधर, इधर का पैसा इधर, इतना ट्रांसफर करता है और लास्ट में पहुंचा दिया जाता है ये स्विट्जरलैंड। भारत आते ही एक स्विट्जरलैंड से एफडीआई आ गया भारत में। अब ये भारत में ये पैसा को पहले आधा पैसा को तो ये लोग कैसे ही निकाल देगा कि सरकार को पता ही नहीं चलता है। अब करते रहो ऑनलाइन ट्रैकिंग, सरकार का लिंक ही टूट जाता है कि लास्ट में ये पैसा यहाँ दिखा रहा है और ये पैसा चला गया कहाँ, पता चला ये 7 समुंदर पार कितना कंट्री में रोल हो गया, और सरकार उसको अमेरिका में ही ढूंढती रहती है उस पैसे को, जबकि वो कैश के माध्यम कई माध्यम से कैश पैसे को निकाल लेता है और किसी न किसी के बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर पूरे चेन रिकॉर्ड को ध्वस्त कर देता है। ये सरकार को कुछ पता ही नहीं लगता कि भैया था कहाँ से और कहाँ चला गया। इस चक्रव्यूह के माध्यम से पैसा स्विट्जरलैंड, फिर वहाँ का रूल है भैया हम तो किसी को बता नहीं सकते। इस प्रकार स्विट्जरलैंड से ही पैसा को डायरेक्ट उस कंपनी को भेज दिया जाता है जो सेल कंपनी, टेबल कुर्सी लगा के एक रूम में लोग बैठे हो, 6 महीना साल भर ये लोग बैठेगा, इसके बाद कंपनी को लॉस में दिखा देगा। इस प्रकार वो 200 करोड़ में जो 100 करोड़ सरकार का बनता वो 5 से 10 करोड़ रुपया में निपटा के कहानी को क्लोज कर लेता है। इससे उस देश को भी इनकम का सोर्स मिल गया जो इसमें इन्वॉल्व है। सरकार गई तेल लेने। इस प्रकार विश्व में कई लोकेशन ऐसे हैं, कई कंट्री ऐसे हैं जो इन सब कारोबार में व्यस्त है, खुद को इन्वॉल्व कर लिया है कमाने के लिए। देखेंगे ना, मॉरिशस का भी नाम इसमें बहुत आगे है। अमेरिका में कैमन आइलैंड भी देखो, यहाँ से भी भारत में काफ़ी पैसा आया है। यह तभी रुक सकेगा भैया जब इसमें सम्मिलित देश कोई सख्त कानून बनाए, और यह जानबूझकर ऐसा कानून नहीं बनाती है देश, कारण इनको बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है इस धंधे से। इंटरनेशनल दबाव भी नहीं बन पा रहा है किसी कंट्री। काफ़ी समय से ये फल फूल रहा है। इस धंधे पर दुनिया की नज़र तब पड़ी जब आतंकवादियों को धन भेजने के लिए इस रास्ते को इस्तेमाल करने लगे ये लोग। इसमें पाकिस्तान काफ़ी आगे था दोस्तों, टेरर फंडिंग करने लगी थी उस। तब जाकर भारत के अन्य देशों ने मिलकर एक कानून बनाया 2002 में, इसे हम लोग जानते हैं PMLA के नाम से, यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। उसमें 3 साल का जुर्माना रखा गया, 3 साल का जेल जुर्माना के रूप में रखा गया था। लेकिन जब कोई सबूत ही नहीं मिलेगा भैया तो आप पकड़िएगा किसको। कोई भी देश भारत को कोई डेटा ही नहीं देता है। यहाँ ध्यान दें, 1989 में भी एक कानून बनाया गया था FATF, यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। यह पूरी दुनिया पे नज़र रखता है और पता करता है कि किस देश से पैसा किस देश को फंडिंग हो रहा है। अगर भारत से ज़्यादा विवादास्पद या किसी ऐसा ट्रांजेक्शन को देखा यहाँ की सरकार या बैंक, तब यह FATF उसको वार्निंग देता है कि तुम्हारे यहाँ से काफ़ी पैसा उस देश में जा रहा है जिसकी GDP डूब रही है, गलत उपयोग हो रहा है पैसा का, आतंकियों तक पैसा पहुँचाया जा रहा है, तुम अपनी इस हरकत को कंट्रोल करो। इसी वार्निंग को ग्रे लिस्ट कहा जाता है। और जो भी इसमें शामिल देश हैं दुनिया में, इस देश को अच्छे नज़र से देखो दोस्तों। अब क्या है, जो जाहिर सा बात है क्या है कि इस ग्रे लिस्ट में शामिल जो भी देश होते हैं उनको दुनिया अच्छे नज़र से नहीं देखती कोई भी कंट्री।
उनके बड़े बड़े उद्योगपति वहाँ जाने का प्लान ही कैंसिल कर देती। अब देखेंगे ना, घाना, यमन, इथोपिया, पाकिस्तान में आता ही आता है। पाकिस्तान तो टेरर फंडिंग में विख्यात हो चुका है। भारत ने कई सबूत FATF को दे भी दिए हैं। इस कारण से पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में आ गया है। अभी पाकिस्तान का हाल समझ लीजिए, कोई इन्वेस्टर नहीं मिल रहा है पाकिस्तान को। उसकी GDP की तो बात ही करना समय की बर्बादी है। इस ग्रे लिस्ट के बाद सबसे खतरनाक स्टेप होता है ब्लैक लिस्ट, जो बड़ा हथौड़े की चोट करता है। मतलब अब किसी भी देश से व्यापार भी आप नहीं कर सकेंगे। भारत इसी तैयारी में है कि जल्द से जल्द पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डलवा दे, फिर तो उसको लोन भी मिलना बंद हो जाएगा। एशिया के देशों को लोन मिलने की संक्षिप्त जानकारी समझ लीजिए। कम समय के लिए IMF लोन देती है, 10 से 20 साल के लिए। आप देखेंगे ना, ये वर्ल्ड बैंक बैठा हुआ है, एशिया में ADB है, पर FATF से ब्लैक लिस्टेड वाले को लोन भी नहीं देता है ये लोग। इस प्रकार वह देश दिवालिया हो जाता है। इस प्रकार इस देश को दिवालिया होना फिक्स है, और कई देश दिवालिया हुए भी हैं। पाकिस्तान इसमें नंबर 1 पे अभी चल रहा है। अगला नंबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले का सरकार चला रहे हैं। अब ये लोग ब्लैक लिस्टेड होने जाएंगे कुछ समय। दोस्तों, अभी तक पाकिस्तान को चाइना बचा ले जा रहा था, लेकिन भारत के पुख्ता सबूत से चाइना भी पल्ला झाड़ कर निकल जाएगा इस कंगाल के लिए। इसको ब्लैक लिस्टेड होने से अब कोई रोक नहीं पाएगा पाकिस्तान को। यहाँ पाकिस्तान का साहस पर एक तोप का सलामी तो बनता है। कारण इसने FATF की मीटिंग में कहा कि भारत को FATF की सदस्यता ही मत दीजिए, निकाल दीजिए इसको FATF से। हद है, कॉन्फिडेंस लेवल देखिए इनका। FATF काउंसिल किसी का रिश्तेदार तो है नहीं, ऊपर से भारत पर्याप्त सबूत लेकर तैयारी कर चुका है। आई होप कि सारा टॉपिक आपको समझ में आ रहा होगा। तब तक के लिए जय हिंद। फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। शुभ दीपावली, आपका दिन शुभ हो।